बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। पेपरा रूल हमारे चल रहे हैं और आज हमने अपने टॉपिक को लेकर चलना है, लेकिन इसमें हम मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ से हमारा कुछ जो आगे एक दो रूल पढ़ने के बाद मामला जो है वो थोड़ा टेक्निकल स्टार्ट हो जाता है, जब आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ हर पॉइंट को, हर वर्ड को समझना होगा, ध्यान से चलना होगा और माइंड में कोई ना कोई स्पेशली आपने एग्जांपल सेट करनी होगी जिसको आप चलते हुए अपने माइंड में रखेंगे तो वो चीज़ें आपको देर पा याद रहेंगी। अगर सिर्फ वर्ड की, टेक्स्ट की हद तक आप चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। आप किसी इदारे का विज़िट कर सकते हैं, कम से कम किसी स्कूल कॉलेज के अंदर मेंटेनेंस का वर्क, कॉन्ट्रैक्ट कोई चल रहा होगा, बिल्डिंग का कोई काम हो रहा होगा, आपकी नज़र से कुछ ना कुछ चीज़ गुजरी होगी या कहीं ना कहीं कोई प्लाजा बन रहा होगा, वो आपने देखा होगा, या किसी और इदारे के अंदर कोई ना कोई सेटअप बन रहा होगा। माइंड में एक कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट कर लें, उसके बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने कुछ जनरल ये रूल्स हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी हम ज़रा स्टडी करेंगे, साथ में आपको हाईलाइट करूँगा कि ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो मूव करते हैं और उसके बाद हमारा जो आज के लेक्चर के बाद हमारा मामला जो आगे है वो प्री क्वालिफ़िकेशन का जो प्रोसीजर है, कैसे बिड ओपन होती है, कैसे उसको एवेलुएट करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे एनवेलप भेजने हैं, कैसे रिसीव करने हैं, किस तरह की कंडीशन में होने चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ें हमारी टेक्निकल स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, कि पेपरा जो रिकमेंड करता है या फेडरल गवर्नमेंट में प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट कौन सा होता है। तो ये आपने ये 3 लाइनों में से आपको जो जवाब मिलेगा वो आपने याद रखना है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर एंड आफ्टर द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल यूज open competitive as principal method of procurement, competitive bidding as the principal method of procurement for the procurement of goods and services and works। तो ये आपको जो अंडरलाइन मैंने किया है इसको आपने याद रखना है कि competitive bidding as the principal method of procurement, कि जब भी आपसे सवाल आए कि principal method of procurement क्या है तो इन 3 लाइनों को भी, 3-4 वर्ड्स को भी आपने स्किप कर दें। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि कम्पिटिटिव बिडिंग, आपके पास प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट कौन सा है, कम्पिटिटिव बिडिंग एज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जिसमें हम गुड्स यानी चीज़ें, खिदमात या जो लॉन्गर टर्म पे जो वर्क होता है वो हायर करते हैं या प्रोक्योर करते हैं। रूल नंबर 21, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है क्या। अब हमने पहले तो देख लिया कि ओपन जो कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर जो है ये क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। और ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग क्या है, तो कम्पिटिटिव बिडिंग, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में क्या है, वर्ड एक नया ऐड हो गया यहाँ पे। कम्पिटिटिव बिडिंग क्या है, प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। अब ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग क्या है, जब आप सबको मौका देते हैं, ओपनली सबके लिए ओपन ऑप्शन है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स 22 से लेके 37 तक द प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल एंगेज इन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के 22 से लेके 37 रूल तक जितनी भी चीज़ें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके सारे मामलात आपने कोशिश करनी है जो प्रोक्योरिंग एजेंसी अपनी गुड्स, सर्विसेज या वर्क जो भी काम करवाना चाहता है वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही करवाए। इफ़ द कास्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोक्योर्ड इज मोर दैन prescribed financial limit which is applicable under sub rule sub class 1 of class B of rule 42। rule 42 होगा, उसका पार्ट rule 42 आया, उसका A है, उसका B है, B के अंदर फर्दर A इस तरीके से 1 है, तो उसमें financial limits दी गई हैं, यानी कि rule 42 उसकी सब आगे क्लास B है, उसका सब रूल 1 है, तो उसमें फिनेंशियल लिमिट्स हम आगे चल के वो भी पढ़ेंगे। तो उसके मुताबिक अगर फिनेंशियल लिमिट से बात बढ़ती है, उसकी अमाउंट बढ़ती है, तो जो भी आपने प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, कोशिश करनी है कि ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग की तरफ ही आप जाएंगे। इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 22, सबमिशन ऑफ बिड। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एनवेलप किस तरीके से भेजा जाना चाहिए, कौन उसको डायरेक्शन देगा कि आपने कैसे भेजना है एनवेलप, और एनवेलप किस तरीके से आपने कवर करना है कि वो उसके अंदर क्या चीज़ विजिबल ना हो। ये 3-4 कोई क्यूरीज होती हैं जो इस रूल में से सवाल बनता होता है। द बिड्स शैल बी सबमिटेड इन सील्ड पैकेज, ये बात रखना है कि किस तरीके से पैकेज आना चाहिए, सील्ड पैकेज और पैकेजेस। एक पैकेज है तो एक सील होना चाहिए, 2 हैं 2 सील होने चाहिए, 3 है 3 सील होने चाहिए, एक हो
या एक से ज़्यादा हूँ तो आपने उनको सील करके भेजना। इन सच अ मैनर दैट द कंटेंट्स आर फुली एनक्लोज्ड, कि जो उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, पेपर डाले हैं, वो फुली कवर्ड हूँ, वो कहीं पे भी मालूम ना हो सके कि इसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या कुछ भेजा गया है। एंड कैन नॉट बी नोन अनटिल ड्यूली ओपन, और उसका तब तक ना पता चले जब तक उसको प्रॉपरली ओपन ना कर लिया जाए। ड्यूली ओपन का मतलब उसको प्रॉपरली ओपन ना कर लिया जाए, यानी कि आपने पैकेजेस को सील तरीके से भेजना है और कंटेंट्स इस तरीके से कि फुली एनक्लोज हूँ, बंद हूँ उसके अंदर। सेकंड नंबर पे है ए प्रोक्योरिंग एजेंसी। ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर आप फोल्ड करें, उसके ऊपर एड्रेस लिखें और उसको पेन करें और भेज दें को बाद में उसको ओपन करके तो दोबारा पेन कर ले। ऐसा नहीं मामला करना। यहाँ पे ये बात आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि अगर एनवेलप में नहीं भेजना तो कैसे फिर दूसरा हो सकता है, ये सवाल माइंड में आता है। तो वो दूसरा तरीकाकार भी होता है कि पेपर को फोल्ड करो, एनवेलप की बजाय आप उसके ऊपर चिट एड्रेस की लगाओ और भेज दो, तो जिसका दिल खोलता जाए पढ़ता जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉपरली उसको सील होना चाहिए। सब रूल 2 कहता है ए प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल स्पेसिफाई। कौन स्पेसिफाई करेगा किस तरीके से आपने जो पैकेजेस हैं भेजने हैं। प्रोक्योरिंग एजेंसी यानी कि जिस इदारे ने गुड्स, सर्विसेज या वर्क्स कोई भी चीज़ प्रोक्योर करना चाह रहा है वो स्पेसिफाई करेगा द मैनर एंड द मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ रिसीट ऑफ बिड इन एन अनएम्बिगुअस एंड क्लियर मैनर, कि उसके अंदर एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, क्लियरली बताए कि ऐसे ऐसे आपने ये चीज़ें भेजनी हैं। अनएम्बिगुअस एंड क्लियर मैनर में वो बताएगा इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद रूल नंबर 23 हमारे पास आ जाता है कि बिडिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखें, एक प्रोक्योरिंग एजेंसी उसने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, वो इनिशिएट करता है। अब जो सप्लायर्स हैं वो बिड सबमिट करना चाहते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, इनको हम कहते हैं बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। सब रूल 1 कहता है प्रोक्योरिंग एजेंसीज, यानी कि जो इदारा खरीदने वाला है, अगेन प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल फार्मूलेट precise and unambiguous bidding documents that shall be made available to the bidder immediately after the publication of invitation to bid। कि जब आपने उसके लिए ऐड दे दिया, इनविटेशन दे दी, बिड्स को इनवाइट कर दिया कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये जो अनएम्बिगुअस बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है या डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर। वो कैसे हो सकता है, या तो वो पब्लिकली कहीं उनको वेबसाइट के ऊपर रख दें और जो चाहे उसको प्रिंट करके उसको फिलअप करके भेज दें। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि वो ऑफिस को विजिट करें, आके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें और फ़ी जमा करवा दें। तो ये तरीकाकार भी हो सकते हैं, लेकिन क्लियर बताना है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स कैसे लेने हैं और डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं। सब रूल 2 क्या कहता है कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली होते हैं फॉर कंपिटिटिव बिडिंग वेदर ओपन और लिमिटेड। यानी कि ओपनली का मतलब ये है कि जब कोई भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। लिमिटेड का मतलब है कि उस प्रोविंस के, उस कंट्री के सिर्फ लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जैसा भी है, द बिडिंग डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। तो उसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें जो प्रोक्योरिंग एजेंसी वो डिमांड कर सकती है। इन्विटेशन टू बिड, कि हमने कौन सी इनविटेशन दी जिसके अगेंस्ट आप अपना जवाब दे रहे हैं, यानी उस प्रोक्योरिंग एजेंसी की एडवर्टाइजमेंट वगैरह जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि इसके अगेंस्ट हम ये चीज़ें दे रहे हैं, ताकि सेग्रीगेट हो। एक इदारा ऐसा हो सकता है जिसके अंदर 20-25 इन्विटेशन चल रही हूँ, तो आप डॉक्यूमेंट्स आएँ और उसके ऊपर जिक्र ना हो कि किस बिड के अगेंस्ट है, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो उसको खोल के फिर वो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो साइड पर पड़ा रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन्विटेशन भी उसके साथ चस्पा हो, अटैच हो। इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स, के बिडर्स को क्या क्या हिदायत दी गई थी, या जो हिदायत का वो एक पेपर है वो भी उनको मिलना चाहिए और वो पढ़ के उसको साथ में वो भेजें। फॉर्म ऑफ बिड, किस बिड पे वो डॉक्यूमेंट्स वो देंगे, अपनी जो भी उसका जवाब है कि हम ये काम इतने दिनों में इतनी कीमत में कर सकते हैं, तो ये बिड के लिए एक फॉर्म होगा। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप प्रोक्योरिंग एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की शराइत होंगी, वो भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए साथ। इसके अलावा जनरल और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा जनरल क्या क्या उनके ऊपर शराइत हैं, और स्पेशल जो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक टेक्निकल कोई स्पेसिफिक आपने शर्त लगाई है। यानी जनरल इंस्ट्रक्शन तो ये है कि हर इदारे से लेके दूसरे इदारे तक जनरल चल रही होती है, वो तो आपने लगानी है। इसके अलावा उस काम की नौइयत क्या है जो आप उनसे करवाना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएंगी स्पेशल कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा एफ पे थोड़ी गुंजाइश दी गई, स्पेसिफिकेशंस एंड ड्राइंग्स,
कि आपने किस तरह की चीज़ बनवानी है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वेयर एप्लीकेबल, कि आपने वो जो चीज़ बनवानी है उसके डायमेंशन क्या होंगे, उसकी हाइट कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके वेट, मटेरियल, जो भी आप उसकी स्पेसिफिकेशन सेट करते हैं वो भी एक आपके साथ वो साथ लगाएंगे। फर्दर क्या क्या चीज़ें होंगी, लिस्ट ऑफ गुड्स और बिल्स ऑफ क्वांटिटीज़, कि आपके पास वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लेना चाहते हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है जो आप उनसे लेना चाह रहे हैं। डिलीवरी टाइम और कंप्लीशन स्केड्यूल, कि आप ये चीज़ें, ये जो चीज़ें या सर्विसेज कितने टाइम में जो उनको दे सकते हैं, वो आपने टाइमलाइन बताना है, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया आप रखते हैं उनके लिए वो क्या क्या है, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी फिनेंशियल, उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें जो भी आप शर्त रखते हैं वो भी अगर आप उसमें ऐड करते हैं। बिड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, कि आपने जो भी बिड आएगी उसको किस बेसिस पे इवैल्यूएट करना है कि आया ये सप्लायर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है या नहीं करता। पॉइंट के है फॉर्मेट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड, कि आपको परफॉर्मेंस जो सिक्योरिटी है वो चाहिए, या जो आपको और भी इस तरह की कोई सिक्योरिटी चाहिए तो वो भी आप अटैच करेंगे जिस तरह से प्रोक्योरिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि अगर कोई स्टैंडर्ड्स हैं आपके ये काम करने के हवाले से, वो उसकी वजाहत भी बताएं। इफ़ एनी दैट आर टू बी यूज्ड इन असेसिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, जिसके बाद आप क्वालिटी चीज़ों की मैयर कर सकते हैं, ये प्रोक्योरिंग एजेंसी बताएगी। वर्क्स ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड, कि जो आप काम करेंगे, सर्विसेज देंगे, गुड्स देंगे, हम कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बाद हम कंफर्म करेंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें दी गई हैं। पॉइंट एम आ जाता है एनी अदर डिटेल नॉट इनकंसिस्टेंट विद दीज रूल दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसी में डीम नेसेसरी, कि अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी शर्त है जो प्रोक्योरिंग एजेंसी साथ ऐड करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन ये याद रखना है कि इन रूल्स को वो वायलाइट ना करता हो, इन रूल की जो हिदायत है उनकी कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सब रूल 3 कहता है एनी इन्फॉर्मेशन दैट बिकम्स नेसेसरी फॉर बिडिंग or for bid evaluation after the invitation to bid or issue of the bidding document to the prospective bidders shall be provided in timely manner and on equal opportunity basis। दो ये बातें आपने याद रखनी है, provided in a timely manner और इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितने भी उसमें कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स उस बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। अगर इदारा ये समझता है कि हमने जो लिस्ट दी थी उसमें एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया या कोई डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि एक नई शर्त भी हमें ऐड करना पड़ेगी, तो जिस तरीके से एडवर्टाइज़ किया जाएगा पहले वाले जो आपकी रिक्वेजिशन है, जो आपकी रिक्वेस्ट है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए ऐड देते हैं, उसी तरह से दोबारा आपको एडवर्टाइज़ करना है। और जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है उनको कंफर्म करें कि ये भी वो जानते हैं कि फर्दर हमने कोई और भी चीज़ मांगी हुई है और वो चीज़ जिसको इवैल्यूएशन में बेस बनाया जाएगा और उसकी फिर आपने बतानी है कि ये वजह क्या हुई। वेयर नोटिफिकेशन ऑफ सच चेंज, एडिशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन बिकम्स इसेंशियल। ये तो एडिशन की हमने बात की, समटाइम ये भी हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो आपने मेंशन किया था, बाद में आपको पता चलता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सच नोटिफिकेशन शैल बी मेड इन अ मैनर सिमिलर टू द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पेपरा की वेबसाइट पर डाली थी तो ये भी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। अगर आपने ये कहीं 2 नेशनल डेलीज़ में, एक इंग्लिश में हो, एक उर्दू में, जो भी न्यूज़पेपर आपने पहले सेलेक्ट किया था उसी में दोबारा उसको पब्लिक भी करना पड़ेगा, उसको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। सब रूल 4 कहता है प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल यूज स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन नोटिफाइड बाय द रेगुलेशन बाय द अथॉरिटी, के पेपरा की वेबसाइट्स पे भी ये चीज़ें मेंशन होती हैं। और इसके अलावा जो पेपरा की अथॉरिटी है वो टाइम टू टाइम बताती है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की वो जो लिस्ट है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, उसको आप रिटेन कर सकते हैं। और जो उस आप अगर कोई वक्तन फ़वक्तन उसमें चेंज छोटी मोटी होती रहती है तो वो उसको चेंज इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर कोई ऐसी चेंज जो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकी लेकिन उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो कोई बात नहीं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप लेके चल सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इन यूज़ of procuring agencies may be retained in their respective usage to the extent they
आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद दीज रूल, कि आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेपरा की हिदायत के मुताबिक वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो इनके अगेंस्ट नहीं है, तो बजाय इसके कि बहुत सारी स्टेशनरी अगेन प्रिंट करवाएं, गवर्नमेंट का खर्चा करें, आप उनको चला सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे वायलेशन हो रही है या रूल्स कुछ और कहते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ मिसिंग है, तो आप उनको जो रिक्वायरमेंट है पेपरा की अथॉरिटी की उसके मुताबिक आप उनको तैयार करें, एंटिल सच टाइम दैट द स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। तो जो जब तक वो उन डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन होती है या जब तक वो वैलिड रहते हैं उनको आप इस्तेमाल करते रहते हैं। जब उसमें अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो आपने रेगुलेशन के मुताबिक उसको चेंज भी करना होगा। सब रूल 5 कहता है द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल प्रोवाइड अ सेट ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स टू एनी सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर ऑन रिक्वेस्ट एंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्राइस इफ एनी, कि जो भी सप्लायर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आप उस सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर को बिडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। आप फीस चार्ज कर सकते हैं, उसकी प्राइस चार्ज कर सकते हैं जो आपको उसकी प्रिंट करने के लिए आती है। तो यहाँ पे वजाहत भी दी गई है कि प्राइस से मुराद क्या है। फॉर द पर्पल ऑफ द सब रूल प्राइस मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स ओनली, यानी कि आपने उसको प्रिंट किया या TCS वगैरह किया तो उसके जो इतने खर्चे आएंगे वो आप उनसे वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल कोई भी आप फीस उनसे हासिल नहीं कर सकते। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।